Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today I am starting lecture about sorting types and one of its type is insertion sort. But before starting this lecture, I would like to recap of previous lecture. In last lecture, we have discussed about searching technique and its types main. यानी कि सर्चिंग टेक्निक क्या होती है और उसकी जो मेन यूज़ होने वाली टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सर्चिंग जो है हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं इन गिवन डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था वो था एरे। इट मीन्स कि आप लोगों ने आपके पास एक एरे होनी चाहिए और एक आप लोगों के पास रिक्वायर्ड एलिमेंट होना चाहिए जिसको आप लोग सर्च करना चाहते हो। जब हम एलिमेंट को सर्च करते हैं तो हमारे माइंड में दो टाइप्स हैं इसकी, कि यानी कि हम दो टाइप को फोकस करते हैं सर्चिंग टेक्निक के। फर्स्ट इज़ लीनियर सर्च एंड सेकंड इज़ बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च के जो मेन कंपोनेंट हैं वो आपके पास एक एरे आप और एरे का साथ आपको साइज भी पता हो, और साइज हम यहाँ पे जो डिफाइन करते होते हैं नॉर्मली वो n से, वेरिएबल n से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड कंपोनेंट है वो ये है कि आपके पास जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो वो भी आपके पास एग्जिस्ट होना चाहिए। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या था कि लीनियर सर्च कैसे आप लोग प्रोसेस को परफॉर्म करते हो। आप लोग की सर्चिंग जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है एरे की। अगर एलिमेंट आपको फर्स्ट लोकेशन पे फाइंड हो गया देन इट विल बी द बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च। और बेस्ट केस क्या होगा कि यू हैव टू परफॉर्म ओनली वन कंपैरिजन, यानी कि आप लोगों को सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ गया और आपको एलिमेंट जो है फर्स्ट लोकेशन पे फाइंड हो गया। और सेकंड केस आप लोगों के पास जो है वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में ये होता है कि हो सकता है कि आप लोगों को जो एलिमेंट आप लोग सर्च करना चाहते हो वो आप लोगों को लोकेशन n पे मिले, या n-1 जिसे आप कह सकते हैं अगर सी लैंग्वेज की नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मिल गया, यानी कि nth एलिमेंट आपका है जिसको आप लोग सर्च करना चाहते हो। तो ये आप लोगों के पास जो है आपको यानी कि n कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे और यही आप लोगों का जो होगा वो वर्स्ट केस होगा आपके लीनियर सर्च एल्गोरिथम के लिए। फिर उसके बाद थर्ड केस हमारे पास लीनियर सर्च में बनता है एवरेज। और एवरेज ये है कि आपका जो एलिमेंट आप लोग सर्च करना चाहते हो वो आपको लोकेशन नंबर 2 से लेकर लोकेशन n-1 तक किसी भी लोकेशन में आप उस एलिमेंट को जो है वो फाइंड कर सकते हो। मे बी कि आपको वो एलिमेंट जो है मिडल ऑफ एरे मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि वो आपको मिडल में ना मिले, जो आपका लास्ट एलिमेंट है उससे एक एलिमेंट पहले आपको मिल जाए और जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसके एक एलिमेंट के बाद आप लोगों को मिल जाए, तो इट मे बी पॉसिबल। तो आप लोग एवरेज केस कैसे एनालाइज करते हो? लीनियर सर्च के लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास जो बेस्ट केस के कंपैरिजन है डेट इज़ 1 प्लस वर्स्ट केस के कंपैरिजन डेट इज़ n। तो आप 1 प्लस n डिवाइडेड बाई आप लोग जो है 2 कर दें तो आप लोगों के पास जो है एवरेज केस जो है वो एनालाइज हो जाएगा। It was about linear search. No, what is about binary search? Binary search के लिए सबसे पहले एरे का होना लाजमी है, और वो एरे जो है अनऑर्डर्ड नहीं होनी चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि उनके एलिमेंट जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पड़े हुए हों, और वो ऑर्डर क्या होगा आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर होगा। क्लियर? इसके अलावा जो है आप लोगों के पास जो इसका मैकेनिज्म है, यानी कि हम बाइनरी सर्च के ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए। पहला वेरिएबल आपका फर्स्ट है, नेक्स्ट वेरिएबल आपका लास्ट एंड थर्ड वेरिएबल आपका मिड है। हमेशा जब भी आप लोग बाइनरी सर्च का फर्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे तो आप लोग फर्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और जो लास्ट होगा उसको आप लोगों ने n या n-1 से इनिशियलाइज करना है, और जो मिडल होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो आपको मिडल लोकेशन मिल जाएगी। तो 3 वेरिएबल के यूज से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट की वैल्यू पता हो, लास्ट की भी हो, आप मिडल फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को 3 कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं, और वो कंपैरिजन क्या हैं? नंबर 1, अगर जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हो क्या वो आपके मिडल एलिमेंट के इक्वल है या नहीं, यानी कि आप लोग उसको कैसे कंपेयर करोगे?
आप लोग लेट करते हैं जो आइटम आप फाइंड करना चाहते हैं इक्वल टू आपके पास जो एरे है मिड, क्या ये इक्वल है या नहीं, यानी कि ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू होती है या नहीं। अगर ये ट्रू नहीं होती इट मीन्स कि आपके पास जो है एलिमेंट अभी फाइंड नहीं हुआ मिडल ऑफ एरे में। अब उसके बाद आपको दो इंस्ट्रक्शन यानी दो कंपैरिजन मैं लिख रहा हूं, उनमें से आप लोगों को एक परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि उनमें से एक कंपैरिजन की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। उसमें फर्स्ट है कि अगर वो मिडल में नहीं है तो क्या आइटम जो है वो आपकी लिस्ट ऑफ मिड से बड़ा है, और सेकंड केस क्या आइटम जो है वो लिस्ट ऑफ मिड से छोटा है। तो ये दो आपको और कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर होगा ये केस कि आइटम जो है लिस्ट ऑफ मिड से बड़ा होगा तो आप लोग जो है फर्स्ट की पोजीशन को चेंज करोगे और वो हो जाएगी मिड प्लस 1, यानी कि आप लोगों ने राइट साइड के ऊपर सर्चिंग करनी है, मिड्स थे राइट साइड पे, ठीक हो गया। अगर आपका आइटम जो है वो स्मॉल है लिस्ट ऑफ मिड से, फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लास्ट की पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और वो क्या होगी, मिड माइनस 1 होगी। तो ये बाइनरी सर्च का जो है मैकेनिज्म था कि यानी कि आप इसके एल्गो को राइट करोगे या एनालिसिस तो उसके हम बाद में करेंगे, यानी कि वो उसके बाद का काम है। इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास 3 वेरिएबल का यूज और जो आप लोग 3 कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हो यानी 3 आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो उनकी एग्जीक्यूशन भी आप लोगों को जो है वो क्लियर होनी चाहिए। This was the recap of our previous lecture, which was about searching technique and its algorithm and its analysis. Clear? Okay, now come to what is sorting. What is sorting problem? Clear? Sorting problem ये है कि अगर आप लोगों के पास कुछ गिवन डेटा है और आप उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3, 9, 2 ये नंबर्स हैं और हम इनको अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन कि हम इसको इस ऑर्डर में अरेंज कर दें 2, 3, 9, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम 9, 3, 2 लिख दें। अब ये जो फर्स्ट केस है जिसमें हमने लिखा 2, 3, 9, इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, और जिसमें हमने लिखा 9, 3, 2 इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? नो, व्हाट इज सॉर्टिंग टेक्निक, व्हाट इज सॉर्टिंग प्रोसेस? सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस टू अरेंज योर एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स, एन कोई भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट्स हैं। सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस टू अरेंज योर एन एलिमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि वो ऑर्डर जो है आपका असेंडिंग भी हो सकता है डिसेंडिंग भी हो सकता है, और दोनों मैंने आपको यहाँ पे राइट करके लिख दिए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो मिनिमम होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका मैक्स वैल्यू होगी, यानी कि आपने मूव करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, आप लोगों ने मूव करना होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका लार्जेस्ट होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो उससे स्मॉल होगा, थर्ड एलिमेंट उससे स्मॉल होगा, तो आप लोगों की मूवमेंट कहाँ से होगी, फ्रॉम लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये आपके पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो सॉर्टिंग प्रोसेस जो है आपके एलिमेंट्स को, एन एलिमेंट को अरेंज करता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर। वो ऑर्डर आपके पास जो है असेंडिंग भी हो सकता है डिसेंडिंग भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोग इस स्लाइड पे देख रहे हैं, लेट यू हैव ए सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स एंड नंबर योर नंबर आर A1, A2 and last number is AN, यानी फर्स्ट नंबर A1, A2 एंड लास्ट नंबर इज AN, और आप लोग इसको ऑर्डर में लाना चाहते हो और वो ऑर्डर आप लोगों का जो है दिस वन है, A1 कंप्लीमेंट, A2 कंप्लीमेंट अप टू AN कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट क्या होंगे आपके पास, किस ऑर्डर में पड़े होंगे, ये आप लोग जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, ये ऑर्डर जो है आप लोगों का कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग। दिस वन इज योर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो A1,
greater than or equal to A2 greater than or equal to so on, आपके पास जो हो जाएगा greater than or equal to A of n complement। तो ये आप लोगों के पास कौन सा ऑर्डर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। तो हमारे पास लेट कहते हैं A1 A2 A3 अप टू AN एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को अगर हम इस ऑर्डर में अरेंज करें, जो यहाँ ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, A1 लेस देन आर इक्वल टू A2, A2 लेस देन आर इक्वल टू A3, A3 लेस देन आर इक्वल टू A4 एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अप टू योर nth एलिमेंट दैट इज AN। क्लियर? उसके बाद इस ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और जो आपका ये अभी जो मैं सर्कल में कर रहा हूँ, इस ऑर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें जो A1 जो आपका प्राइम शो किया गया है, कम्प्लीमेंट शो किया गया है, A1 कम्प्लीमेंट, ये आपके पास क्या होगा? ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी। और जो आपके पास A2 से लार्ज है, A2 जो है खुद A3 से लार्ज होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। आपके पास जो AN होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या सॉर्टिंग जो आप लोग करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। नो व्हाट आर रियल एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक, यानी कि आप रियल इस लाइफ में आप सॉर्टिंग को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, सॉर्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी, और इसके लिए डेवी सिस्टम एक यूज होता है। और डेवी जो था एक लाइब्रेरियन था, एक लाइब्रेरी में वर्क करता था, और इसने बुक्स को अरेंज करने के लिए एक सिस्टम बनाया था जिसको कहते थे डेवी सिस्टम। और ये इस सिस्टम के कौन से कंपोनेंट थे? इट बेस्ड ऑन डेसिमल वैल्यू, इट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ डेसिमल वैल्यू। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1876 में। 1876 में जो डेवी था, डेवी एक पर्सन का नेम है, और उसी सिस्टम का नाम भी डेवी है, जो लाइब्रेरी में बुक्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसने जो है डेसिमल नंबर्स को यूज़ करते हुए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, उसका नाम भी अपने नाम की बेस पे रखा। और उस वक्त ये एक कॉलेज की लाइब्रेरी में, यूरोप का एक कॉलेज था, उसकी लाइब्रेरी में जो है एज ए लाइब्रेरियन वर्क करता था, और इसने जो इनको अरेंज किया था अपनी बुक्स को लाइब्रेरी की, उसके लिए इसने सिस्टम खुद ही डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो आप जब इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए बुक्स को अरेंज करते हो, तो ये भी आप लोगों का सॉर्टिंग वो है। अब सॉर्टिंग इंडिविजुअल बाय हाइट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 3 पर्सन है, मिस्टर एक्स, वाई एंड जी, और मैं कहता हूं कि इसको आप लोग फीट या इंचेस के मुताबिक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। तो पहले आप किसको वो करेंगे? फर्स्ट नंबर पे किसको प्लेस करेंगे? जी, सेकंड नंबर पे एक्स, और थर्ड नंबर पे जो होगा वो आपका मिस्टर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू जो है ये लेस देन आर इक्वल टू x होगी, x लेस देन आर इक्वल टू y हो जाएगा। तो अब ये जो कंपैरिजन हुआ है ये किस बेस पे हुआ है? फीट पे, इंचेस पे, आप हाइट यार्ड्स में भी आप कंसीडर कर सकते हो, मीटर्स में भी कोई चीज़ काउंट कर सकते हो। तो ये सारे स्केल्स हैं, इसके बेस पे आप लोग जो है इंडिविजुअल्स को जो है बाई हाइट अरेंज भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्टिंग मूवीज इन ब्लॉकबस्टर अल्फाबेटिकली, यानी कि मूवीज की लिस्ट आप अल्फाबेटिक, यानी पहले वो मूवीज आ जाएं जो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होती हैं, फिर अल्फाबेट बी वाली, फिर अल्फाबेट सी वाली मूवीज की लिस्ट आ जाए, तो ये भी कर सकते हैं। और सॉर्टिंग नंबर इन सिक्वेंशियल अप्रोच, यानी कि सिक्वेंशियल आप अप्रोच यूज करें। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एक एग्जांपल बताई थी कि आपके पास 2, 9, 1 हो, आप इसको अरेंज करें, इसको सॉर्ट करें, तो आप लोग 1, 2 एंड 9 लिख लेते हो।
तो ये एलिमेंट जो है वो आपके पास सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। तो दिस वर द रियल एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक। कौन कौन सी कि लाइब्रेरी में भी हम इसको डेवी सिस्टम के मुताबिक भी यूज करते हैं। इंडिविजुअल अगर आपके सामने हो, 2-3 पर्सन हो और आप उनको हाइट उनकी कंपेयर करते हुए उनको ऑर्डर में ले आते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपके पास अल्फाबेटिकली, जैसे मूवीज की लिस्ट आप अल्फाबेटिकली स्टोर कर लेते हो, अल्फाबेटिकली उनको अरेंज कर देते हो, तो ये भी आपके पास सॉर्टिंग की रियल एग्जांपल है। और लास्ट वन जो है, आपके पास अगर कोई गिवन वैल्यूज हो और आप उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर, आइदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन दोनों में से किसी ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, तो ये भी आपकी सॉर्टिंग जो है उसकी रियल एग्जांपल बन जाती है। क्लियर? ओके, व्हाई वी वांट टू स्टडी सॉर्टिंग एल्गोरिथम, व्हाट आर रीजन बिहाइंड इट, यानी कि हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, इसकी रीजंस क्या हैं। देयर आर फ्यू रीजंस which you can see here। आपके पास कुछ रीजंस हैं जो आपको स्लाइड में नजर आ रही हैं, जिसको मैंने मार्क भी कर दिया है। आप लोगों के पास जो एलिमेंट्स होते हैं ये रैंडमली आते हैं। रैंडमली यानी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको इनपुट रैंडमली आ रहे हो और आप उनको एक मैनेज करना चाहें, ऑर्डर के मुताबिक लाना चाहें, वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर आप लोग ऑल कीज डिस्टिंक्ट, यानी कि हो सकता है कि आपके जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं उसमें डुप्लीकेट डेटा भी आ रहा हो। अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो तमाम डुप्लीकेट डेटा का ग्रुप भी अलहदा बन सकता है इसी वजह से। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं 2 1 3 9 3, अब इसको आप जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 2 3 3 9, तो अब आप लोग देखें ना ये एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया है। 1 का अलहदा ग्रुप हो गया, 3 का अलहदा ग्रुप हो गया। तो सॉर्टिंग से क्या हो सकता है कि आपकी गिवन वैल्यूज में से आप लोग जो है रिपीटेड वैल्यू का ग्रुप भी आप लोग बना सकते हैं। और हाउ लार्ज इज द सॉर्ट ऑफ की टू बी ऑर्डर। ठीक है, अब ये सॉर्टिंग टेक्निक पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, अमाउंट में है, जैसे आप लोगों ने देखा सर्चिंग का, सर्चिंग में अगर आपके पास फ्यू एलिमेंट हैं तो आप लोग लीनियर सर्च अप्लाई करके भी उसको फाइंड कर सकते हो। और अगर बाइनरी सर्च आप लोग यूज करते थे तो आप लोग डिवाइड एंड कंकर वाला प्रोसेस जो है वो अप्लाई करके क्या करते थे कि हाफ आप एरे को, हाफ एलिमेंट्स को जो है स्किप करते रहते थे। ठीक है, और यही केस यहाँ पे भी होगा। अगर आपके पास इनपुट साइज बहुत ज्यादा है तो आप लोग जो सॉर्टिंग टेक्निक है जैसे बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट, आप इसकी बजाय फिर आप लोग क्विक सॉर्ट या दूसरे सॉर्टिंग टेक्निक को प्रेफर कर देते हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपके जो डेटा आप लोगों ने ऑर्डर में लाना है उसके साइज पे। ठीक है, और नीड गारंटेड परफॉर्मेंस, यानी कि आपको परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम सूडो कोड किसी सॉर्टिंग टेक्निक का डिजाइन करते हैं तो उसकी हम परफॉर्मेंस मेजर कर लेते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी बेस पे जो है हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम को जो है स्टडी करना चाहते हैं। वेरियस एल्गोरिथम आर बेटर सुटेड टू सम ऑफ दीज सिचुएशंस। अब ये जो 3-4 सिचुएशन है कि रैंडम डेटा आना, रेप्लिकेटेड डेटा का ग्रुप बनना, डिस्टिंक्ट वैल्यू सेपरेट हो जाना, नंबर ऑफ इनपुट का ज्यादा होना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, ये सारे इश्यूज जो है इसके लिए आप लोग डिफरेंट सूडो कोड डिजाइन करते हो सॉर्टिंग के लिए, यानी कि इन चीजों को अचीव करने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं में से बेस्ट को फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए किसी बेस्ट सूडो कोड को जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज दैट हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। वैसे तो हमारे पास मैनी सॉर्टिंग टेक्निक्स जो हैं विद डिफरेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी अवेलेबल हैं, यानी कि उनके जो एल्गोरिथम है उनके हर एक की टाइम कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है और वो टाइम कम्प्लेक्सिटी वही वेरी करती है, n स्क्वायर, log n, n log n, n। तो ये सारे आपके पास जो है, आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये हर एक एल्गोरिथम की डिफरेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल या पॉपुलर जो आपके पास सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो आप नॉर्मली यूज करते रहते हो, उसमें बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज है, शेल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है एंड स्वैप सॉर्ट है। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो है, आज के लेक्चर में हमने कवर करना है इंसर्शन सॉर्ट।
कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, और फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे इस सूडो कोड का। और इससे पहले कि हम इंसर्शन का स्टार्ट को यानी इंसर्शन सॉर्ट को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं अबाउट सॉर्टिंग विच वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम उनको हमेशा याद रखें जब भी हम कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन करें या सॉर्टिंग प्रोसेस या सॉर्टिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये टर्म हमारे पास हमारे माइंड में लाजमी होनी चाहिए। अब सबसे पहले टर्म है इंटरनल सॉर्ट, यानी कि आप वो कौन से फैक्टर है जिसकी बेस पे आप एक सॉर्टिंग टेक्निक को एज ए इंटरनल सॉर्ट कहोगे। वो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ सॉर्टिंग जो डेटा है वो मेन मेमोरी के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इससे पहले आपको इंटरनल और एक्सटर्नल समझाऊं। सबसे पहले ये आप लोग देख लें, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और ये आपके पास रैम है, और ये आपके पास हार्ड डिस्क है, लेकिन हार्ड डिस्क का कुछ एरिया आपके पास वीएम के तौर पे यूज हो रहा है, वर्चुअल मेमोरी। अब इनके दरमियान माइक्रो प्रोसेसर और रैम के दरमियान कैश मेमोरी है, ठीक हो गया। अब ये होगा कि अगर आपका जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो सिर्फ इस, चाहे उसका साइज जितना भी हो, वो इजीली अकोमोडेट हो जाए रैम के अंदर, यानी कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर इजीली उस पर सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई हो जाए, तो ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक को हम क्या कहेंगे, इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक कहेंगे। यानी कि जिस उसके जितना भी इनपुट साइज हो वो सिर्फ और सिर्फ जो है मेन मेमोरी के अंदर एडजस्ट हो जाए और सॉर्टिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल सॉर्ट। लेकिन बास आपके पास सॉर्टिंग टेक्निक ऐसी होंगी जिसके इनपुट साइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीएम, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क विच वर्क एज ए रैम, यानी कि आपके हार्ड डिस्क का वो एरिया जो एज ए रैम वर्क कर रहा होता है, वो एक्चुअली रैम होता नहीं है लेकिन रैम के तौर पे कंसीडर हो रहा होता है, तो उस एरिया को हार्ड डिस्क के हम एरिया को वीएम कहते हैं। अब जो आपके स्वैपिंग होती है वो रैम और वीएम के दरमियान प्रोसेस की या डेटा की स्वैपिंग होती है। अगर आपके पास सॉर्टिंग टेक्निक जो भी आप एल्गो यूज कर रहे हो, जो भी सॉर्टिंग टेक्निक फॉलो कर रहे हो, उसका जो डेटा है वो मेन मेमोरी के साथ साथ आपके एक्सटर्नल जो है यानी कि वीएम पे भी कंसीडर किया जा रहा है, तो उस वक्त आप लोग क्या कहोगे, इस टेक्निक को एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक कहोगे, यानी वीएम पे हो। अब यहाँ पे आप देखें, सम ऑफ डेटा टू बी सॉर्टेड माइट बी स्टोर इन सम एक्सटर्नल स्लोअर डिवाइसेस, और वो आपके हार्ड डिस्क होगी, और हार्ड डिस्क का कौन सा पार्ट होगा, वर्चुअल मेमोरी का, ठीक हो गया। इन प्लेस सॉर्ट, व्हाट इज इन प्लेस सॉर्ट? इन प्लेस सॉर्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और वो आपके पास साइज n के साथ आ रहा है, उसके एलिमेंट n है, और वो सिर्फ और सिर्फ रैम में ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि रैम के ही अंदर प्रोसेस करता है, यानी हम उसको इंटरनल सॉर्ट भी कह सकते हैं। अब चाहे डेटा जितना भी चेंज हो, चाहे मतलब शुरू में n10 है तो वो मेन मेमोरी में यूज हो रहा है, अब n100 हो जाए, व्हाट विल बी हैपन, n की वैल्यू 1000 हो जाए, देन व्हाट विल बी हैपन, ठीक है। अगर आपके जो इनपुट साइज है वो वेरी करता है किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का, लेकिन आपकी जो एक्चुअल एल्गोरिथम जो रन हो रहा होता है अगर वो मेन मेमोरी में हो रहा है, तो ये नहीं है कि वो जो है आप समझ लें कि उसको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, वो वीएम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए या हार्ड डिस्क के ऊपर उसके डेटा स्टोर हो जाए जब आपके इनपुट साइज बढ़े। तो ऐसे केस में तो क्या होगा कि अगर वो फिर भी मेन मेमोरी के अंदर रहता है, चाहे डेटा का साइज जितना भी चेंज हो, तो वो आपके पास इन प्लेस सॉर्ट कहलाएगी, यानी कि जो उसको गिवन स्पेस है वो उसी के अंदर चाहे जितना भी इनपुट साइज हो जाए वो उसी के अंदर अपने आप को एकोमोडेट कर लेगा। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस इज रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द डेटा इज कांस्टेंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने कहा कि ये सारा जो सॉर्टिंग टेक्निक है ये 10, 100 जिसका साइज है 10, 100, 1000, ये मेन मेमोरी में रहता है और इसकी ये स्पेस कांस्टेंट है, फिक्स्ड है,
ये नहीं है कि अगर अब इसका साइज बढ़ेगा तो हम इसको वीएम से कुछ एरिया दे देंगे या इसको हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट दे देंगे। तो इसकी जो डिमांड है फॉर स्पेस, चाहे वो साइज जितना भी हो, वो अगर कांस्टेंट है तो हम इस सॉर्टिंग टेक्निक को क्या कहेंगे, इन प्लेस कहेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि सॉर्टिंग टेक्निक या सॉर्टिंग एल्गोरिथम की डिमांड अगर नंबर ऑफ इनपुट बढ़ता है तो उसकी स्पेस की डिमांड भी वेरी कर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें इनपुट साइज वेरी कर जाता है, इनपुट साइज चेंज होता है और उसके साथ साथ उसको हमें स्पेस भी ज्यादा अकोमोडेट करनी पड़ती है, कभी ज्यादा कभी कम, यानी कि वेरी करती है, तो ऐसे ही हम सॉर्टिंग टेक्निक को इन प्लेस सॉर्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी फैक्टर अबाउट सॉर्टिंग टेक्निक। सॉर्टिंग टेक्निक में स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक दो एग्जांपल है, आप लोग देखें केयरफुली। अब इसमें हमारे पास ये जो डेटा है इन टेबुलर फॉर्म में है, इट इज नॉट सिंगल एरे। जैसे हम ये कहें कि अगर ये एलिमेंट हैं और हम इनको सॉर्ट कर दें 5 3 9 2 8, इनको सॉर्ट कर दें, नो, इट इज नॉट इन एरे फॉर्म, इट इज इन टेबुलर फॉर्म, और यू कैन से इट इज इन 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। ठीक है, आप लोग इसको ये भी कह सकते हो कि ये 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में है, ये आपके पास 1 डायमेंशनल में प्रेजेंट नहीं की जा रही। आप देखें फिर जब आपके पास डेटा मोर देन 1 डायमेंशन में प्रेजेंट किया जा रहा हो और आप लोगों ने उसको सॉर्ट करना हो, देन यू नीड ए की, कि आप लोग किस की के तहत, आप लोग किस कॉलम के तहत आप इस टेबल को जो है वो सॉर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस सब्जेक्ट में ये आपको आइडिया होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड टेबल। एमएस एक्सेल शीट में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक्सेल शीट क्या होती है, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होती है, टेबुलर फॉर्म में होती है। इसको हम कॉलम कहते हैं और इसको हम रो कहते हैं, और डेटाबेस में हम इसको रिकॉर्ड कहते हैं, और इनको हम कॉलम कहते हैं। और यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड इसके कॉलम के लिए वो है की, कि हम किस की के तहत इन रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे आप लोग नोट करें, ये सॉर्टिंग देखें, सॉर्टेड ऑन फर्स्ट की, ये जो रिजल्ट आपको फर्स्ट टेबल में नजर आ रहा है ये सॉर्टेड फॉर्म में है। कौन सी की के तहत इसकी सॉर्टिंग की गई है, ये आप लोग देख लें, फर्स्ट की। तो आप देख लें पहले दोनों रिकॉर्ड जो हैं वो मिस्टर, यानी कि जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं वो उनके हैं, फिर बी, देन सी, फिर एफ, जी, के, आर एंड क्यू। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो गए अगर हमने फर्स्ट की के मुताबिक किया है। तो अब यहां पे देखें आप लोग, अगर आप इसी पे सॉर्ट फाइल ऑन सेकंड की, और सेकंड की आप लोगों के पास क्या है, ये दिस वन, ये आपके पास सेकंड की है या सेकंड कॉलम है। ठीक हो गया। अब इसके तहत आप सॉर्ट करें तो देखें आप लोग, इसको आप लोग देख सकते हैं, इस कॉलम को देखें जिसको मैंने अभी टिक मार्क किया है, सेकंड कॉलम का, सेकंड टेबल का सेकंड कॉलम को आप देखें, सेकंड टेबल के सेकंड कॉलम को आप व्यू करें। इसमें आपको तमाम रिकॉर्ड्स जो है न्यूमेरिकली इन असेंडिंग ऑर्डर जो है आपको नजर आएंगे, 1, फिर देन 2, देन 3 एंड देन 4। अब यहां पे देखें आप लोगों के पास ग्रुप बन गया 3 का, यहां पे 1 का, और यहां पे 4 का। ठीक हो गया। 2 का एक ही रिकॉर्ड है। अब ये था कि जब हमने सेकंड की के मुताबिक हमने इसको सॉर्ट किया, ठीक है, तो उससे पहले ये फर्स्ट की के मुताबिक तो सॉर्ट हो चुका था। अब आप लोग देखें 3 ग्रुप देखो, इन रिकॉर्ड्स को देखें, सिर्फ ये जिनको मैं रेक्टेंगल में क्लोज कर रहा हूं। पहले ऑर्डर में देखें, ये जो 3 पड़ा हुआ है 3, तो पहले आ रहा था एंड्रियो एंड 3, ये पहली अक्रेंस है रिकॉर्ड की। ये ओरिजिनल टेबल मैं बता रहा हूं, टेबल नंबर 1 ओरिजिनल है। ठीक है, और सॉर्टेड टेबल कौन सा है, वो टेबल नंबर 2 हम कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू की नंबर 2, दैट इज सेकंड की। ठीक है, अगर आप फर्स्ट की बात करते हैं, वो तो अल्फाबेटिकली मैंने आपको शो कर दिया कि जो आपके पास फर्स्ट टेबल है ये आपका किस की के तहत सॉर्ट कर दिया गया है,
की नंबर 1 और वो आपके पास अल्फाबेटिकली है। अब टेबल 2 को जो हम सॉर्ट कर रहे हैं वो की नंबर 2 सेकंड की के मुताबिक सॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल टेबल है वो हमारे पास कौन सा कंसीडर हो रहा है, टेबल नंबर 1। ठीक हो गया। अब ओरिजिनल टेबल में यानी कि हम इसको मैं क्लियर करता हूं, पहले आप लोग देख लें। अब आप लोग इसको कहोगे यानी कि फॉर सेकंड की ये अंडरलाइन मैंने किया, फॉर सेकंड की सॉर्टिंग जो है ये आपका कहलाएगा ओरिजिनल टेबल और ये आप लोगों का कहलाएगा सॉर्टेड टेबल। अब इसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये आपका सॉर्टेड टेबल है। फॉर व्हाट सिनेरियो, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉर्ट योर डेटा अकॉर्डिंग टू सेकंड की के मुताबिक आप सॉर्टिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप पहले देखें ओरिजिनल टेबल में, इन ओरिजिनल टेबल में क्या है देखें, पहले है एंड्रियो 3, उसके बाद है फ्योरिया 3, नेक्स्ट है कैनेगा 3 और नेक्स्ट है रोड, ये भी 3। ये ओरिजिनल ऑर्डर ओरिजिनल टेबल से। ठीक है, ये इसका ऑर्डर था रिकॉर्ड्स का, इस ऑर्डर में पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप लोग सेकंड की के मुताबिक सॉर्ट करते हैं, ये जैसे हमने इसके मुताबिक सॉर्ट किया, तो आप लोग सिर्फ 3 वाले ग्रुप को देखें और आप देखें पहले कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है, कैनेगा 3, एंड्रियो 3, फ्योरिया 3 और रोड 3। अब आप लोग देख लें ओरिजिनल टेबल में एंड्रियो टॉप पे पड़ा था, फर्स्ट रिकॉर्ड में पड़ा था एंड्रियो और सेकंड में फ्योरिया था। अब जब हमने सेकंड की के मुताबिक सॉर्ट किया तो इसने अपना ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया। अब एंड्रियो पहले नहीं है, हालांकि ये ग्रुप है, ये तो ग्रुप है पूरे, आपके पास जो की 3 है उसका ये ग्रुप है, तो इसमें फिर एंड्रियो को टॉप पे ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने अल्फाबेटिकली जो है वो सॉर्टिंग तो नहीं की, हमने तो नंबर की बेस पे की है। तो इसके साथ साथ क्या हो गया कि बाकी कॉलम जो है वो भी अपना ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक को जिसमें आपके डेटा का ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो लॉस हो जाए, इसको हम अनस्टेबल कहते हैं। और स्टेबिलिटी क्या है कि अगर ये सॉर्ट होते और ये सारे के सारे उसी तरह रहते, जैसे ये देखो मैं एरो लगा रहा हूं, और ये दोनों एक जैसे होते, तो हम ये कह सकते थे कि हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो क्या है, वो स्टेबल एल्गोरिथम है। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि जब आप किसी की के तहत सॉर्टिंग करते हैं तो आपके डेटा का ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो इफेक्ट होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो आपकी सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो अनस्टेबल है, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब है वही ऑर्डर रहता है जो उसका ओरिजिनल ऑर्डर था, तो फिर आपके पास जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो स्टेबल होगी। तो दिस वन अबाउट योर स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक। एंड हियर यू हैव अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अब स्टेबल सॉर्ट में देखें, यहां पे ये इन एलिमेंट्स को देखें, ये अभी सॉर्ट नहीं हुए, ये ओरिजिनल एरे है, नॉट सॉर्टेड। यहां पे लिखा हुआ है दिस वन इज ओरिजिनल एरे, ठीक है। और ये स्टेबल एरे है, स्टेबल एरे। कैसे हम इसको स्टेबल कहेंगे? अब आप लोग देखें 86 को देख लें। 86 में आपके पास पैट और 86 था, और यहां पे जो 86 था, और यहां पे जो 86 का ग्रुप बना है इसको देखें आप लोग, इसमें भी पैट 86 और जो 86 है। तो अब दोनों मैच करते हैं कि नहीं? देखें आप लोग, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि ओरिजिनल जो आपके पास रिकॉर्ड पड़े हुए थे उनका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ आफ्टर सॉर्टिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये स्टेबल एल्गोरिथम है।
तो स्टेबिलिटी आपके पास क्या होती है कि अगर आपके ओरिजिनल एरे जो है या ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर है और उसके एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करना चाहते हो तो उनका ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होता है इट मीन्स क्या होगा, आपके पास वो सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो स्टेबल नहीं होगी, वो अनस्टेबल होगी। ठीक है, अब आप लोग सेकंड एग्जांपल देखें, अनस्टेबल स्टार्ट एल्गोरिथम। इसमें देखें आप लोग, फिर आप लोग 86 को देखें, ये ओरिजिनल एरे है, इसमें आपके पास पैट 86 है और जू 86 है। ये ओरिजिनल एरे से हमने 86 को अलग किया। और सॉर्ट के बाद देखें आप लोग, पहले कौन सा ऑर्डर आ रहा है, जू 86 और पैट 86। तो अब आप क्या ये मैच करते हैं? नो, ये इनके ऑर्डर मैच नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जांपल है ये आपके किस इसको पॉइंट करती है, अनस्टेबल सॉर्ट को प्रेजेंट करती है, ये अनस्टेबिलिटी है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे कुछ बेसिक टर्म अबाउट सॉर्टिंग टेक्निक। कौन कौन से आपकी, जब भी आप लोग कोई सॉर्टिंग टेक्निक फॉलो करोगे तो आपको ये चारों फैक्टर क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वन, योर सॉर्टिंग टेक्निक इज इंटरनल और एक्सटर्नल। हाउ यू विल डिसाइड कि इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल? If your sorting technique with input size n is executing within your main memory, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर ही सिर्फ वो एग्जीक्यूट हो रही है, then you can call it as a internal sorting technique। ठीक हो गया, या internal sorting algorithm। But in another case, if your sorting technique with input size n need separate, यानी कि आप समझ लें कि एक्स्ट्रा आपको हार्ड डिस्क की स्पेस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वीएम, जैसे हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इट विल बी एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक। उसके बाद थर्ड है इन प्लेस। हाउ यू विल डिसाइड योर सॉर्टिंग टेक्निक इज इन प्लेस और नॉट। अगर आपका सॉर्टिंग टेक्निक विद इनपुट साइज जो वेरी हो सकता है 10 एलिमेंट 100, और उसके लिए आपको एक कांस्टेंट स्पेस जो आपने मेजर कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 1 KB के अंदर ये सॉर्टिंग चाहिए, इसका जितना भी डेटा हो ये हर वक्त 1 KB के अंदर ही सॉल्व होगा, 1 KB डेटा इसको चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगी 1 किलोबाइट की। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर दिया कि एक सॉर्टिंग टेक्निक है S1, उसमें एलिमेंट है n और उसके लिए हमें जो साइज चाहिए वो 1 KB का है, चाहे अब n की वैल्यू जितनी भी क्यों ना हो जाए, वो स्पेस जो है वो फिक्स रहेगी, नो एक्स्ट्रा डिमांड। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो इन प्लेस है, अदरवाइज इट विल नॉट इन प्लेस टेक्निक। ठीक है। फोर्थ फैक्टर था स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो था कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो स्टेबल है या नहीं। इट्स डिपेंड ऑन द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ योर एरे। जो डेटा होगा एरे का उसके ओरिजिनल ऑर्डर पे वो करता है। अगर आपके डेटा का ओरिजिनल ऑर्डर लॉस हो जाता है आफ्टर सॉर्टिंग टेक्निक, तो इट मींस कि आपकी जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो अनस्टेबल है। बट इफ योर डेटा रिमेन इन ऑर्डर एज इट वाज इन ओरिजिनल एरे या ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो सॉर्टिंग टेक्निक है इट इज स्टेबल। ठीक हो गया। तो ये 4 फैक्टर्स जो है, जब भी आप कोई सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करें तो आप लोगों को इनके चारों फैक्टर जो है वो क्लियर होने चाहिए कि आप जो भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं आइदर इट इज स्टेबल और नॉट, इन प्लेस और नॉट, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर? ओके, नो नेक्स्ट इज अबाउट टाइम एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। ठीक है, हमने यानी कि क्या क्या हमने एक प्रिकॉशन से लेने हैं जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखेंगे या सॉर्टिंग के इसका या उसके सूडो कोड को रन करेंगे, तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि कौन से फैक्टर हमें फॉलो करने चाहिए जिससे टाइम एफिशिएंसी जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की इम्प्रूव हो। उसमें पहला है कि आप लोगों ने किसी भी लूप में से अनवांटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं या एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस जो हैं या एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देना है। यानी जो आपको रिक्वायर्ड हैं सिर्फ आप उन्हीं को यूज करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ये चीज, जब भी आप सॉर्टिंग या कोई भी एल्गोरिथम आप राइट करेंगे तो लूप में एक्स्ट्रा स्टेटमेंट से जो है आप लोगों ने अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने रिमूव अननेसेसरी IO ऑपरेशंस, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है इससे वो करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके एक्सपेंसिव वो उसको शो करते हैं, आपके एल्गोरिथम की कॉस्ट को जो है ये इंक्रीज कर देते हैं।
कि लाजमी बात है अगर आईओ आप वो यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और रिसोर्सेज आइडल फॉर्म में हो तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ये फैक्टर जो है ये आपके टाइम एफिशिएंसी को लीड नहीं करता बल्कि इसके एंटी चल जाता है। ठीक है, उसके बाद है कोड सो दैट कंपाइल कोड इज मोर एफिशिएंट, यानी कि आपको खुद ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो आप कोड राइट कर रहे हो इसमें कोई एक्स्ट्रा थिंग नहीं है, यानी कि आप टू द पॉइंट आप कोड लिख रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन बात की बात है कि हम किसी और लैंग्वेज में उस एल्गो को कैसे या उस सूडो कोड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज सेपरेट। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, तो आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आप लोगों को क्या होगा, टाइम एफिशिएंसी जो है आपके एल्गोरिथम की जो है, चाहे वो सॉर्टिंग है चाहे कोई और एल्गोरिथम है, इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्शन सॉर्ट। और इससे पहले जो हमने सिर्फ डिस्कशन की कि व्हाट इज सॉर्टिंग टेक्निक, उसके मेन फैक्टर मेन टर्म्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, वो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट का जो आइडिया है, अगर आप लोगों ने कार्ड्स वगैरह प्ले किए हों, कार्ड्स की कुछ गेम ऐसी हैं जो आपकी इंसर्शन सॉर्ट की इसको शो करते हैं। ठीक है, वो अभी मैं एग्जांपल में भी शो कर दूंगा कि वो क्या प्रोसेस है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, इसकी वर्किंग है, उसको आपको 1-2 स्टेप आपको यहाँ पे केयरफुली रीड करने पड़ेंगे, फिर आपको इंसर्शन सॉर्ट की जो एक्चुअल वर्किंग है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आपको कार्ड खेलना आता हो तो फिर आप इंसर्शन सॉर्ट को समझ सकेंगे, नो। वो एक सेपरेट एक आपको रियल एग्जांपल मैंने बताई कि अगर आपने कार्ड्स वगैरह आप खेल सकते हैं, तो अभी जो हम कार्ड्स के थ्रू एक एग्जांपल शो करेंगे तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाउ इंसर्शन सॉर्ट इज वर्किंग। क्लियर? अब उसका जो है फर्स्ट थिंग, स्टार्ट विद एन एम्प्टी लेफ्ट हैंड एंड कार्ड आर फेसिंग डाउन ऑन द टेबल। ठीक है, ये आपको कार्ड्स, वही गेम जो है जो कार्ड वाली आपको वो कर रहा है, शो कर रहा है। अगले स्लाइड में मैं इसकी वर्किंग भी आपको बता दूंगा। उसके बाद यह है कि आपने एक एक कार्ड को टेबल से रिमूव करना है, और जो आपके हाथ में कार्ड्स हैं उसके अंदर आपने उस कार्ड को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब जो कार्ड हम एक टेबल से उठाएंगे और उस कार्ड को अपने हाथों में जो कार्ड होगा उसमें अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा कि हम उसको राइट साइड पे इंसर्ट कर देंगे, तो ये इंसर्शन सॉर्ट नहीं होगी। इंसर्शन सॉर्ट ये है कि आपने टेबल से जो कार्ड उठाया और आपके जो हाथ में वो पड़े हुए हैं कार्ड्स, कुछ ऑर्डर में पड़े होंगे, कुछ ऑर्डर में नहीं पड़े होंगे। आपने क्या करना होगा, आपने उन्हीं को एक स्पेसिफिक, यानी कि उसकी जो लोकेशन बनती है ऑर्डर वाइज, आप लोगों ने उस जगह पे जो है उसको प्लेस कर देना होगा। ये इंसर्शन सॉर्ट का थ्रू कार्ड जो है प्रेजेंटेशन है कि आप कार्ड्स के थ्रू इंसर्शन सॉर्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नो लुक एट दिस स्लाइड। इस स्लाइड पे आप लोग देखें, यू आर इंटरेस्टेड टू इंसर्ट द वैल्यू 12। आप 12 इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके पास जो आपके हैंड में कार्ड्स हैं वो ये हैं, या नंबर आपके पास ये हैं, 4 कार्ड्स हैं। कार्ड के ऊपर 6, 10, 24 और 36 लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसको पहले से ऑर्डर में रखा हुआ है। अब क्या होगा, वी नीड टू मेक रूम फॉर इट। अब हमने 12 के लिए उसकी स्पेसिफिक लोकेशन बनानी है कि इसकी जगह कौन सी होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल देखें तो ये 12 जो है इस जगह पे आना चाहिए, आफ्टर 10 एंड बिफोर 24। नॉर्मल इसकी यही लोकेशन बनती है कि इसको आफ्टर 10 एंड बिफोर 24 आना चाहिए, लेकिन आप इसको डायरेक्टली आप इंसर्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखें, फर्स्ट यू विल रिमूव, या आप ये कह सकते हैं कि आप मूव करेंगे 36 को अपनी लोकेशन से अलहदा नेक्स्ट लोकेशन पे। देन आप लोग सेकंड इसमें स्टेप में आप क्या करोगे, 24 को आप राइट साइड पे मूव कर देंगे। आपके पास इस 12 के लिए ये लोकेशन बन गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है आप लोग 12 जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो है अभी 12 आप इसको इधर इंसर्ट कर देंगे, 12, और ये आपके एलिमेंट जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। अब इसके फर्दर हम इस मैकेनिज्म को समझने के लिए वो करते हैं कि क्या है, लेट करते हैं कि दिस वन इज एन एरे, इनपुट एरे है ऑफ हाउ मच एलिमेंट हेयर, 6।
तो इसका जो n का साइज होगा वो होगा 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम शो की जा रही है, ये रेड लाइन आपको शो कर रही है कि आपके ये जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास सॉर्टेड है, देख लें आप लोग। 2 और 5 जो है ऑलरेडी ऑर्डर में है, बट 3, 1, 6 और 4 दीज आर नॉट इन ऑर्डर। अब नंबर किस एलिमेंट का है जिसको हमने ऑर्डर में लाना है? इट इज 4। ये 4 को हम ऑर्डर में लाना चाहते हैं। यानी कि ये तो यहाँ पे सिर्फ एक इटरेशन शो की गई है। अगर हम पूरा प्रोसेस को अभी हम देखेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने स्टार्ट तो यहाँ से किया होगा। पहले हमने 5 को ऑर्डर में लाया होगा, फिर 4 को, फिर 6 को अगर ऑर्डर में आ सकते हैं, फिर 1 को, फिर देन 3 को। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड लाइन से लेफ्ट साइड पे होगी ये आपकी लेफ्ट सब एरे कहलाएगी, और जो राइट साइड पे होगी ये आपके पास राइट सब एरे कहलाएगी। तो ये तो सिंपल एक स्ट्रक्चर था कि अगर आप 4 को प्लेस करना चाहें तो कैसे करेंगे। ओरिजिनल एरे आपके पास ये थी जिसको मैंने अभी मार्क किया है, और ये आपके पास सेकंड एट ईच इटरेशन द क्यू एरे इज डिवाइडेड इनटू 2 सब एरे, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट सॉर्टेड होगी, राइट जो आपके पास होगी वो अनसॉर्टेड डेटा होगा। क्लियर? ओके, नो लुक एट दिस एग्जांपल। हियर यू हैव अगेन 6 एलिमेंट, n इक्वल टू 6। इसके इंडेक्स क्या होंगे? इसका इंडेक्स 0 भी हो सकता है, 1 भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये इसके इंडेक्स हो गए एरे के। ठीक है। ये आपको शो कर रहा है फर्स्ट फेज, फेज नंबर 1। पहले फेज में क्या होगा? पहले फेज में ये है कि आप लोगों ने 5 जो है, ये जो रेड लाइन से आपको इस तरफ नजर आ रहा है, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है बिकॉज इट इज ओनली 1 नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज 1 के अंदर नो कंपैरिजन होगा, कुछ भी चेक नहीं होगा। बस आप लोगों का फेज 1 आप समझ लें कि स्किप हो गया है किस्म का। कि आपका लेफ्ट मोस्ट जो होता है, जब हम इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट जो होगा यानी फर्स्ट एलिमेंट, हम इसको पहले से कंसीडर करेंगे कि दिस एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। क्लियर? अब आप लोग स्टार्ट करेंगे यहां फेज नंबर 2। ये फेज 2 है। फेज 2 में अब स्टेप 1 क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ फेज 2? आप लोगों ने कंपेयर करना है 5 और 4 को। 5 और 4 को कंपेयर करना है। ठीक हो गया। अब ये कंडीशन बनती है ट्रू बिकॉज 4 इज लेस देन 5, that is 4 is less than 5, so condition will be true। क्या होगा? अभी आपने इंसर्शन सॉर्ट देखी थी, 5 जो है वो अपनी एक लोकेशन आगे चला जाएगा और 4 के लिए एक रूम बना लेगा। यानी कि अब आपका एलिमेंट जो है आफ्टर फर्स्ट स्टेप वो इस तरह हो जाएंगे 2, 4, 5, 6, 1, 3। ठीक हो गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब आपके पास है सेकंड स्टेप, आप कैसे करोगे? इधर आप लोगों ने कंपेयर करना है 2 और 4 को। अब आप लोगों ने ये कंडीशन जो बनती है इट इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन 4। 2 इज नॉट लेस देन, sorry, 4 is, I am repeating here, 4 is not less than 2। 4 जो है वो 2 से तो छोटा नहीं है, इसलिए ये स्वैप नहीं होगा। तो ये आपके 2 स्टेप परफॉर्म हुए फेज 2 में। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फेज 3 पे। फेज 3 में, फेज 3 का जो पहला स्टेप है किसको चेक किया जाएगा? अब ये फेज 3 है आपका।
फेज 3, फेज 3 का जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आप लोग कंपेयर करोगे 6 एंड 5 को, और कंडीशन बनती है फॉल्स, बिकॉज, क्यों फॉल्स बन रही है? बिकॉज 6 इज नॉट लेस देन 5, 6 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन विल बी फॉल्स, तो आपकी स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। अब ये फेज जो है यहां पे एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि जब 6 जो है वो 5 से छोटा नहीं है तो उसके जो रिमेनिंग जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे वो कैसे छोटा हो सकता है। तो यहां पे इंसर्शन सॉर्ट को जो है इस फेज को इधर ही एंड हो जाना चाहिए आफ्टर 1 स्टेप। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है ये फेज नंबर 4, ये फेज 4 है, और फेज 4 में आपके पास जो पहला स्टेप है वो किस चीज का है? आप लोगों ने कंपेयर करना है 6 एंड 1 को। कंडीशन जो है वो है ट्रू, बिकॉज 1 जो है वो लेस देन आपके पास है 6 से। अब क्या होगा? 6 जो है वो 1 लोकेशन आगे चला जाएगा और 1 के लिए रूम बना लेगा। ठीक हो गया। फिर सेकंड स्टेप में, यानी कि अब एरे का जो फॉर्म है वो इस तरह बन जाएगी 2 4 5 1 6 एंड 3। ठीक हो गया। अब फिर ये 1 चेक होगा इस 5 के साथ, बट इट विल बी इन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 2 में चेक होगा। स्टेप 2 में आप लोग किसको कंपेयर करोगे? 1 एंड 5 को। 1 एंड 5 को आप लोग कंपेयर कर रहे हो। अगेन कंडीशन इज ट्रू, बिकॉज, क्यों ट्रू है? 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब इस 5 को 1 स्टेप आगे जाना है और 1 के लिए जो है रूम बनाना है। ठीक है। तो अब क्या होगा? 2 4 1 5 6 3, और इसी तरह ये स्टेप कंटिन्यू रहेंगे, और कब तक? जब तक 1 जो है अपनी एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच जाता। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपके पास फेज 5 इसी तरह एग्जीक्यूट होगा, फेज 6 इसी तरह एग्जीक्यूट होगा। तो जब आप इन तमाम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कि आपके इंसर्शन सॉर्ट में आप लोग देख लें, अगर हो नोट, आप लोग ये लिखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें नोट करनी चाहिए। अगर इनपुट साइज है n, ये आपके इनपुट साइज है, ठीक है, आपको टोटल फेजेस कितने परफॉर्म करने पड़े हैं? टोटल फेजेस जो थे हमारे पास वो n ही है, या आप लोग बात सिचुएशन में n-1 भी कह सकते हो, यानी कि दोनों ऑप्शन है। आप या तो पहले एलिमेंट को कंसीडर कराएं या ना कराएं, यानी कि आप लोग जो है, अब अगर n की वैल्यू है 6 तो आपके फेजेस जो हैं नॉर्मली 5 होने चाहिए, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन, सो टोटल फेजेस विल बी 6। ठीक हो गया। अब उसके बाद है कंपैरिजन इन ईच स्टेप, कितने होने चाहिए? हर स्टेप में कितने कंपैरिजन हुए हैं? ठीक हो गया। अब इसके लिए हम एक टेबल देखते हैं। टोटल फेजेस यानी फेज नंबर आप लिख दें, फेज नंबर एंड टोटल कंपैरिजन आपको कितने करने पड़ेंगे? अब अगर आपका फेज नंबर है 1, 0 कंपैरिजन, पहले फेज में 0 कंपैरिजन, क्योंकि 5 जो है ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है। सेकंड फेज में आपको 1 कंपैरिजन करना पड़ा। यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5 को चेक किया 2 के साथ और रिप्लेस कर दिया।
यानी कि 2 जो चेक हुआ 5 के साथ, वो जैसे यहाँ पे ये चेक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर 3 है तो आपको 2 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे अगर, तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? अगर n फेज हो तो आप लोगों को n-1 कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। यानी कि n फेज नंबर के लिए आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? n-1। तो यहां पे मैं इस चीज को रिपीट करता हूं, इस टेबल को। अगर आपका पहला फेज है देन यू नीड नो कंपैरिजन, आपको किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। व्हाई? क्योंकि आपका पहला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम उसको कहां पे चेक करें? ठीक है, किस एलिमेंट के साथ चेक करें? बिकॉज इट इज फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अगर आपका सेकंड फेज है देन, और लेफ्ट साइड सेकंड फेज है और आपके लेफ्ट पे एरे के सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है और करंट आपकी लोकेशन 2 है, तो आप उसको सिर्फ एक कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ चेकिंग के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 एलिमेंट होंगे तो 1 कंपैरिजन, 3 होंगे तो 2 कंपैरिजन, और अगर n फेज नंबर n है तो आपको n-1 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अब जब आप सूडो कोड लिखोगे या किसी लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम लिखोगे तो आपका जो आपको चाहिए होगी नेस्टेड लूप। Why we need nested loop? Because you are performing two things. You are scanning from phase 1 to phase n, and in each phase you are performing comparison. आप comparison perform कर रहे हो, और कंपैरिजन भी जो है वो एवरेज केस अगर हम उसका करेंगे तो फिर देखेंगे कि कभी कहीं पे आपको 3, कहीं पे 5, कहीं पे n-1, कहीं पे जितने भी कंपैरिजन होते हैं वो आपको जो है सामने आ जाएंगे उसके टोटल कंपैरिजन। सो इट मींस यू नीड नेस्टेड लूप। अगर आप इसको सूडो कोड में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको राइट करना चाहते हैं, अब आपके पास जो एक्सटर्नल लूप होगी फॉर इट शुड बी कंप्राइजेज ऑन नंबर ऑफ फेजेस। तो फेज आपका जो है 2 से स्टार्ट कर लें, और अगर 0 नहीं है, अगर सी लैंग्वेज है तो आप 1 से स्टार्ट कर लें। ये सी के लिए और ये डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमने 2 से कर लिया। सेमीकोलन फेज लेस देन और इक्वल टू n तक आप चलेंगे, ठीक हो गया, और फेज प्लस प्लस हो जाएगा। ये तो हमें फेजेस को वो कर दिया। फिर हर फेज में आप लोगों को क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन करना पड़ते हैं। वो मैंने आपको इस टेबल से शो कर दिया जो आपके स्लाइड में नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपके जो नेस्टेड लूप होगी वो आपके फॉर कंपैरिजन पे होगी कि आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट आप लोग उसी से ले लेते हो। कंपैरिजन जो है आपका स्टार्ट वेरिएबल COMP है, ये स्टार्ट हो जाएगा जो आपका फेज नंबर है, और सेमीकोलन अब ये कहां तक कंटिन्यू रहेगा? n- फेज नंबर, या इस तरह एक यानी कि कंडीशन हम सेट कर लेंगे कि हमें हर इसमें कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। तो आपको आना तो 0 की तरफ है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की तरफ कर लें या 1 की तरफ कर लें, एंड फेज प्लस प्लस कर दें। इधर कंपैरिजन यहाँ पे वो हमें फिर अगली स्लाइड पे सही सूडो कोड जो लिखा होगा, मैं अभी दोबारा भी लिख लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप लोग देखें, मैं एक्सटर्नल लूप भी चला रहा हूं और इंटरनल लूप भी, ठीक है। अब जो फॉर कितने फेजेस? P फेजेस हैं आपके, इक्वल टू आप लोग 1 से स्टार्ट कर लो C लैंग्वेज में, फेजेस लेस देन और इक्वल टू n-1 एंड फेजेस प्लस प्लस, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो एक्सटर्नल लूप इंटरनल लूप चलानी है वो कंपैरिजन पे है, C इक्वल टू, अब आप लोगों ने कहां से इसको स्टार्ट करना होगा? P से, ठीक हो गया, एंड C ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड C-, ये आपकी जो है इंटरनल लूप हो जाएगी। फिर हमने वो अंदर जो है इफ स्टेटमेंट के थ्रू कंपेयर करना है, और ये हमें इसका जो सूडो कोड जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हमें ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म था कि हमने इंसर्शन जो सॉर्ट है इसको कैसे एनालाइज करना है।
आप हमेशा नंबर ऑफ फेज लिखें कि आपके पहले फेज में कितने स्टेप्स हैं वो कैलकुलेट कर दें, सेकंड फेज में स्टेप्स कैलकुलेट कर दें, थर्ड फेज में कैलकुलेट कर दें, तो आपको टोटल इसका जो एनालिसिस है वो यानी कि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे आप देख लें इसकी एनिमेशन को, और यही चीज़ हमने यहाँ पे अभी डिस्कस भी कर ली थी कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे देखें फेज 2 में ये 2 इधर आ गया, या इस तरह ये चेक 2 इधर जा रहा है और 5 जो है इधर जा रहा है, और इसी तरह 4 इधर, 5 इधर, 4 इधर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये सिर्फ उन कंपैरिजन को हाईलाइट किया गया है जहाँ पे स्विचिंग होगी यानी कंडीशन ट्रू होगी। और हमने क्या किया था पिछले इसमें, इस डायग्राम से पहले हमने सिर्फ हर फेस हेडिंग देकर हर फेस के जो जितने भी कंपैरिजन बनते थे हमने उनको परफॉर्म किया था, ठीक हो गया। ओके, नो वी विल डिस्कस व्हाट इज सूडो कोड ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, इसका सूडो कोड या इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। तो आप केयरफुली वो देखें। सिर्फ एक दो चीज़ें नोट करनी है कि एल्गोरिथम नोटेशन में जो असाइनमेंट ऑपरेटर होती है, असाइनमेंट, वो हम इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं और ये एरो भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसका टास्क जो होता है वो असाइनमेंट का होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आपके पास जो लूप है ये एक्सटर्नल लूप है, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि इट रेफर टू नंबर ऑफ फेजेस, इट रेफर टू नंबर ऑफ फेजेस। अब आप लोगों ने जो भी आपका फेज नंबर होगा, मसलन ये आपके एलिमेंट हैं और आप लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हो, इसको स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपके पास जो की है यानी इसमें हम रख देंगे ए ऑफ जे, इट मीन्स 1 यहां पे स्टोर हो जाएगा। अब जब 1 यहां पे स्टोर हो जाएगा तो ये लोकेशन एम्प्टी हो जाएगी, और फिर हम आगे कंपैरिजन करेंगे कि अगर 2 जो है वो इससे छोटा है तो 2 इस अगर ये 2 से छोटा है तो 2 इसकी जगह पे आ जाएगा और ये 2 की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इंसर्ट ए जे इनटू द सॉर्टेड सीक्वेंस दैट इज 1 डबल डॉट जे माइनस 1, यानी कि हमने इस 1 को, अब ये सॉर्टेड सीक्वेंस है, इसको सॉर्टेड सीक्वेंस कहते हैं, और ये आपके पास जो होता है ये अनसॉर्टेड सीक्वेंस है, ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये कमेंट्स है कि आप लोगों ने ए ऑफ जे को इंसर्ट करना है किस में, सॉर्टेड सीक्वेंस में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें सबसे पहले आप एक नेस्टेड लूप का वो कर रहे हैं, ये नेस्टेड लूप के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने किया था कि ये देखें आप लोग इसको जे में 1 से स्टार्ट कर लें। अब जे है 2 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये टेबल भी साथ साथ बनाते जाएं, ये वैल्यू है जे की और ये वैल्यू है आई की। जे की वैल्यू स्टार्ट में होगी 2, तो आई कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है, और जाएगा कहां तक, ये देखें आई जो है वो 0 तक जाएगा, डिक्रीज होते हुए 1 एंड देन 0, ठीक हो गया। अब एक और ऑप्शन है कि अगर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर हम किसी एक लोकेशन वाले एलिमेंट को पहले अपने उसके क्लोज एलिमेंट से चेक करते हैं, अगर वो उससे भी छोटा नहीं है तो फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये उसी चीज को पॉइंट करती है, किस चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ए ऑफ 5 को इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इसको इसके साथ चेक करते हैं और ये एलिमेंट इससे बड़ा है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि ए ऑफ 4 जो है ये लेस है ए ऑफ 5 से। जब ये हम चेक किसको कर रहे थे, हम इंसर्ट करना चाहते थे ए ऑफ 5 को। अब ए ऑफ 5 को चेक करें, पहले हम उसको ए ऑफ 4 से चेक करेंगे। अब जब वो ए ऑफ 4 से ही बड़ा है तो फिर बाकी से कैसे छोटा हो सकता है, तो उसके लिए ये कंडीशन है, यानी इस केस को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास ये कंडीशन है।
या तो ये लूप इस तरह एंड होगी कि हमें सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा और नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा कंपैरिजन, हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक हो गया। अगर ये सारा छोटा एलिमेंट है, मसलन ये एलिमेंट है 1, ये इससे भी छोटा एलिमेंट है, इससे भी छोटा एलिमेंट, इससे भी छोटा एलिमेंट है, इससे भी छोटा एलिमेंट है, तो बस यहां तक ये आपकी लूप जो है वो परफॉर्म की जाएगी और वो आपको कंडीशन ये चीज शो करेगी, ये सेकंड कंडीशन। क्योंकि आप लोग देखें सेकंड लूप की आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये आपके पास ये जो कंडीशन है ये कंपाउंड कंडीशन है। अब इस पे दो कंडीशन डिपेंड है, कौन सी, या तो आप स्मॉल चेक करते 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 0 तक पहुंच जाए, फर्स्ट एलिमेंट तक उसकी लोकेशन है, फिर खत्म हो जाएगी लूप। दूसरा क्या है कि जब आप स्टार्ट करेंगे और पहले पहले के साथ चेक करेंगे एलिमेंट के साथ जो उसका क्लोज होगा सॉर्टेड का, यानी सॉर्टेड जो सब एरे होगी उसका जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसके साथ चेक करेंगे, अगर वो उससे भी बड़ा है तो फिर वो बाकी से क्या छोटा हो सकता है। ठीक हो गया। हमने जो लूप चलाई थी, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे शो किया था, वो ये था कि फेज इक्वल टू आपने 2 से स्टार्ट करना है, फेज लेस देन आर इक्वल टू n-1 या n और फेज प्लस प्लस, और आपके पास जो नेस्टेड लूप चलेगी वो आपके पास है फॉर कंपैरिजन इक्वल टू, मैंने कहा था कि फेज से स्टार्ट करें, ठीक है, तो फेज -1 और फेज कंपैरिजन ग्रेटर देन 0 और c माइनस माइनस कर देंगे। अब इस लूप में, इस नेस्टेड लूप में और जो यहाँ एल्गो में है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है मेन वो है कि इधर ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं की जा रही, दिस वन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको सेटिस्फाई नहीं किया गया, ये तो उतने कंप्लीट कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा है। ये देखें आप लोग, मतलब अब वो जो एलिमेंट था ना, मैंने कहा था कि a(5) को आप चेक करेंगे a(4) से, अगर वो उससे भी बड़ा है, a(4) से भी बड़ा है, तो बाकी से वो कैसे छोटा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप आपके पास जो है, ये जो इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन ज्यादा परफॉर्म होंगे एज कंपेयर टू दिस व्हाइल लूप। तो आपके पास दो इनवेरिएंट हो गए। ठीक है, एक हमने वो जो फॉर लूप का ऑप्शन यूज किया, दूसरा ये यूज किया। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपैरिजन विच वन विल बी बेस्ट, देन सेकंड अप्रोच जो आप लोग देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, ये ऑप्शन आप लोगों के लिए जो है वो बेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो लूप परफॉर्म हो रही है, सबसे पहले हमने इधर एरे बनाई थी 1 2 3 4 5 और लेट करें आप लोगों के पास ये 4 और 5 पहले से सॉर्टेड है, 2 3 9। अब आपका ये नंबर है, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इस 3 को 2 को पुट करना चाहते हैं, 2 को, तो हमारे पास j की वैल्यू क्या होगी उस वक्त 3, यानी j हम 3 से स्टार्ट करेंगे। की में क्या आ जाएगा, की में आ जाएगा आपके पास a(3), इट मीन्स 2 आ जाएगा, 2 आपके पास की में स्टोर है। अब i की वैल्यू कहां से इनिशियलाइज होगी, 3 - 1 2 से। ठीक हो गया। इस स्टेटमेंट को आप लोग देख लें। उसके बाद while कंडीशन है 2 ग्रेटर देन 0, अब ये i है, 2 जो है i है, एंड a(i) ग्रेटर देन की, और की आपके पास क्या है 2। ठीक है, अब a(i) देखें, i जो है वो 2 है, तो 2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5। अब इन दोनों कंडीशन को देखें, 2 जो है वो 0 से बड़ा है, ओके राइट, दिस वन कंडीशन विल बी ट्रू। अब 5 जो है वो बड़ा है आपकी की से, दिस इज आल्सो ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू विल मेक कंडीशन ट्रू, तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो लूप एग्जीक्यूट होगी, इसमें आप लोग a(i) और i की वैल्यू हमारे पास है 2 + 1 में आप लोग जो है a(i) की वैल्यू रख रहे हो, और इसका मतलब ये हुआ कि a(3) में a(2) की वैल्यू जो है ट्रांसफर हो जाएगी,
ये जो 5 है ये ट्रांसफर हो जाएगा इस लोकेशन पे। ठीक हो गया। अब जब ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो ये यहाँ पे एरिया एम्प्टी हो जाएगा। तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, ये आप आगे ट्रांसफर करते रहेंगे और आई को रिड्यूस करते रहेंगे, आई माइनस होता रहेगा, फिर आई हो जाएगा क्या 2 - 1 1 हो जाएगा और फिर ये लूप चेक होगी। ठीक है। अब इस वक्त इसमें 2 की बजाय होगा 1 और a ऑफ 2 की बजाय होगा a ऑफ 1 और वो हमारे पास है 4। अब 4 भी जो है वो भी बड़ा है 2 से, तो फिर कंडीशन ट्रू है और फिर आपके पास ये जो 4 है ये इस जगह पे आ जाएगा और ये लोकेशन जो है ये खाली हो जाएगी। और फाइनली जब ये लूप नेस्टेड लूप खत्म होगी तो आपके पास ये जो 2 है यानी कि a ऑफ आई उस वक्त जो एंड होगा वो होगा यानी कि 1 और ये किस क्या साइन हो जाएगा इसको 2, तो 2 ऑटोमेटिकली जो है वो इस लोकेशन पे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इस एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग थी कि ये कैसे वर्क कर रहा है सूडो कोड की। ओके, दिस इज लूप इनवेरिएंट, यानी कि आप व्हाट इज इनवेरिएंट? इनवेरिएंट ऑफ ए लूप यू कैन नॉट see here, invariant of a loop is a property that hold for each repetition, यानी कि हर रेपिटेशन पे आपकी लूप कितनी बार परफॉर्म हो रही है, कैसे इनिशियलाइज होगी, इस चीज को हम लूप इनवेरिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल लूप को देखें, वो इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम होती है तो उससे पहले कौन कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, वही लूपिंग वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर लूप के अंदर बॉडी में क्या क्या चेंज आती है, जैसे आप पिछले इसमें देखें या बल्कि इसी में आप लोग देख लें, ये आपके पास ये लूप है, इसके लिए क्या स्टार्ट होना चाहिए इनिशियल, कि जे की वैल्यू 2 इनिशियलाइज हो गई है। ठीक है। और ड्यूरिंग क्या होगा एग्जीक्यूशन, आप लोग ये इसकी वैल्यू जो है इसी की मदद से आप लोगों ने की वैल्यू को स्टोर कर दिया और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। अब हम इसको एग्जांपल से शो करेंगे। प्रोग्राम आपका वही है जो अभी हमने शो किया था, यानी कि सूडो कोड जो इंसर्शन सॉर्ट के लिए लिखा था ये वही है। ओके, अब प्रूविंग लूप इनवेरिएंट्स, फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, बेस केस उसका क्या है और ये क्या होगा, इट इज ट्रू प्रायर टू द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, लूप से पहले क्या होगा। जैसे जे को आप लोगों ने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, ये लूप के स्टार्ट होने से पहले का काम है कि जे को इनिशियलाइज होना चाहिए। और दूसरी जो लूप थी नेस्टेड लूप, उसके लिए आई को इनिशियलाइज किया था आप लोगों ने j-1 से, तो ये आपके पास इनिशियलाइजेशन हो गई। Maintenance, if it is true before an iteration of the loop, it remain true before the next iteration, यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो जब लूप स्टार्ट हुई है और वो आपके जैसे हम लूप के स्टार्ट होने पे क्या कर रहे थे, हर दफा आई की वैल्यू को j-1 इनिशियलाइज कर रहे थे, यानी कि जैसे एक इटरेशन कंप्लीट होती थी हम क्या करते थे, आई को एक न्यू वैल्यू से स्टार्ट कर लेते थे। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू हम एक्सटर्नल लूप बात कर रहे हैं। इंटरनल लूप देखें, ये काम तो मैंने इधर भी किया, बट इधर जो था ये इनिशियलाइजेशन पार्ट था विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल लूप। ठीक है, और यही स्टेटमेंट मैंने दोबारा लिखी, लेकिन अब यहाँ पे जो लिखी है एज ए मेंटेनेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, इस कंपोनेंट के लिए लिखी है, बट ये जो है यहाँ पे जो लिखी गई है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल लूप लिखी गई है। ठीक है, फिर आपकी टर्मिनेशन होती है कि आपके लूप कब एंड होगी। अब जो आपके पास एक्सटर्नल लूप है वो तो n तक जब तक कंप्लीट नहीं होता, जैसे j लेस देन और इक्वल टू n है, ये उसका टर्मिनेशन है। अब इंटरनल लूप जो थी हमारे पास उसकी 2 कंडीशन थी, या तो i की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो एंड जो a ऑफ i है वो आपके पास क्या हो, आपके पास की से बड़ा हो, तो ये उसकी आपके पास क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन है। तो जब भी आप लोगों ने किसी सूडो कोड का या इसका आप लोगों ने डिस्कस करना हो लूप इनवेरिएंट, तो आप लोग उसके ये 3 पार्ट्स वो करोगे, इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। ओके, नो फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, और ये मैं डिस्कस करके आपको बता चुका हूँ। ये जैसे जे को 2 से इनिशियलाइज किया जा रहा है और ये स्टार्ट में a ऑफ 1 को एज स्टार्टेड कंसीडर किया जा रहा है। अब देखें ना, पहले हमने फेज स्टार्ट करने से पहले हमने एक्सटर्नल लूप कैसे चलाई हुई थी, फॉर p इक्वल टू 2 से,
क्या हमने लेट किया हुआ था कि जो पहला एलिमेंट है इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म, तो ये इनिशियलाइजेशन इनवेरिएंट है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि इनिशियलाइजेशन किस चीज को प्रेजेंट कर रही है, आपके लूपिंग वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। और इस लूप के परफॉर्म होने से पहले आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पहले यही कंसीडर किया कि आपकी एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है, आप लोग इनर लूप आप लोग परफॉर्म कर रहे हो और एलिमेंट को जो है आप कंपेयर करते हुए जा रहे हो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों जो मैंने टिक मार्क किए हैं। ठीक है, और ये इंटरनल जो कंपैरिजन हो रहा है वो आपको लोगों का जो है वो मेंटेनेंस पार्ट जो है कंसीडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। ये हमने देखा था कि ये जब तक n नहीं होता या n+1 है, इसकी टर्मिनेशन हम कैसे करेंगे। इसी तरह आप लोग जो है इनर लूप की भी टर्मिनेशन का मैंने आपको एक कंडीशन लिख के दी थी, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था लूप इनवेरिएंट का वो पार्ट था। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि हमें इसके लिए कितनी कास्ट और क्या हमें वो चाहिए। देखें आप लोग, अब आप लोग देखें इसकी कास्ट लेट करें C1 है। ठीक हो गया, और इसकी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कितनी है इस लाइन की, n टाइम है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये n टाइम लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद ये आपके पास है इसकी कास्ट C2 इस लाइन की। ठीक है, जिसमें आप की को सेव कर रहे हैं। अब ये कितने टाइम रिपीट हो रही है, n-1 टाइम। ठीक हो गया, इसी तरह अब ये स्टेटमेंट जो है ये आपका कमेंट्स है, इसकी कास्ट 0 है, लेकिन ये कमेंट जो है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, n-1, तो 0। जब कास्ट ही 0 है तो इसके हमें नंबर ऑफ टाइम का क्या वो लेना। ठीक है, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हम इस पार्ट को जो है वो 0 काउंट कर लेंगे। उसके बाद ये C4 कास्ट है। ठीक है, इस लाइन की कास्ट C4 है और इसकी एग्जीक्यूशन कितने टाइम हो रही है, n-1, बिकॉज इट्स एक्सटर्नल लूप एग्जीक्यूटिंग n-1 टाइम। अब ये इसकी कास्ट जो है इस लाइन की जहां पे वाइल लूप परफॉर्म हो रही है, इसकी C5 है। अब ये उसकी टोटल सम है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब ये J की वैल्यू पे डिपेंड करता है, J स्टार्ट 2 है और ये आपके पास उसकी टोटल टाइम हो गया। समेशन, यानी समेशन हमने सिग्मा नोटेशन को यूज करते हुए इसका टाइम जो है वो मुहैया कर लिया। उसके बाद है ये स्टेटमेंट जिसमें हम वेरिएबल को यानी वैल्यू को एरे की नेक्स्ट जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर रहे हैं। ये उसकी कास्ट हो गई और इसकी कास्ट भी लाजमी बात है क्योंकि ये नेस्टेड लूप का पार्ट है, तो सेम ही है, लेकिन इसमें एक स्टेप जो है वो कम परफॉर्म हो रहा है लूप की वजह से, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये परफॉर्म नहीं होगा ये वाला स्टेप जब लूप फॉल्स हो जाएगी। और सेम केस इधर भी है, इसके भी वही नोटेशंस हैं जो इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ नेस्टेड लूप है दोनों। और ये फिर आपके पास एक्सटर्नल लूप का वो है, तो एक्सटर्नल लूप की जो भी स्टेटमेंट है ये देखें, ये एक्सटर्नल लूप हो गई, ये एक्सटर्नल लूप की बॉडी में है, ये भी एक्सटर्नल लूप की बॉडी में है, ये भी एक्सटर्नल लूप की बॉडी में है और ये खुद एक्सटर्नल लूप है। ठीक हो गया, और ये जो है आपके पास इंटरनल लूप है, ये भी इंटरनल लूप है, ये भी इंटरनल लूप है। तो ये मैंने आपको क्लासिफाई कर दिया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किस पार्ट में आ रही है। तो जब आप इन तमाम कास्ट को सम करेंगे तो देख लें C1 इंटू n, C2 n-1, C4 n-1, ये भी लगा दें, ये भी लगा दें, और फाइनली जो है आपको इसका रिजल्ट किस में मिलेगा, वो आपको थीटा n² में मिल जाएगा। अब थीटा में क्यों, बिकॉज एवरेज केस है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन का पता नहीं है कि कितने परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें वर्स्ट केस का पता होता, अगर हम लेट करें कि n फेज हैं और आपको हर फेज में n- फेज नंबर कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो आप उसका वर्स्ट केस ले लेते कि ये n² है। लेकिन हम हमारे पास चूंकि ये कंडीशन है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, तो इसी बेस पे हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, थीटा। तो ये इसके एनालिसिस था हमारे पास। ओके, इसका बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस ये है कि आप लोगों के पास जो है ये कंडीशन अपॉन द फर्स्ट टाइम ऑफ द व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो आगे पहले से चेक कर ले। जैसे मैंने 6 को 5 से चेक किया, 6 ऑलरेडी 5 से ग्रेटर है, तो वो
तमाम एलिमेंट से ग्रेटर होगा। तो अब सब की जो कास्ट है, अब देख लें, अगर ये लूप एग्जीक्यूट ना हो, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, तो अब आपके पास क्या सिचुएशन होगी, ये देख लें। C1 ये सारे n-1 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 और इनको ऐड करेंगे तो थीटा n आ जाएगा। दिस वन इज बेस्ट केस। ठीक हो गया कि आपकी जो लूप है वो ऑलरेडी पहले से ही यानी कि स्टार्टेड में है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ n-1 स्टेप परफॉर्म। मसलन अगर मैं एरे ये ले लूं 2 3 4 5 6, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ n-1 स्टेप करोगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इसके साथ चेक होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ये इसके साथ चेक होगा फॉल्स हो जाएगा, इसके साथ ये इसके साथ चेक होगा, तो कोई आपके पास इंटरनल लूप नहीं चलेगी। और जब इंटरनल लूप नहीं चलेगी तो आप n स्क्वायर की तरफ नहीं जा सकते, उसके रेट ऑफ ग्रोथ जो है n स्क्वायर की तरफ नहीं जा सकता। तो दिस वन इज बेस्ट केस। और बेस्ट केस क्या है, व्हेन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट इज वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस में ये है कि अगर आप या तो एरे को बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में ले लें, मसलन इस तरह हो 5 4 3 2 1, इसको आप 1 कर दें और आप इसको फिर अप सॉर्टिंग में करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा इसका कि आपको टोटल जो है वो फॉर n फेजेस आप लोगों को हर फेज में n ही कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। और वाइल लूप से क्या था, वाइल लूप में तो वो थीटा नोटेशन हमने इसलिए यूज कर ली थी, थीटा उसका जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन थी वो इसलिए यूज कर दी थी कि कभी कंपैरिजन कम करने पड़ जाते कभी ज्यादा। लेकिन अगर बिल्कुल आप ये रिवर्स ऑर्डर में एरे हो यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और आप लोग उसको असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहें थ्रू इंसर्शन सॉर्ट, देन दिस वन विल बी योर वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस आपके पास जो है ये n स्क्वायर में आ जाता है, थीटा n स्क्वायर, जो हम पहले भी डिस्कस अभी हमने उसका जो इनवेरिएंट के बाद डिस्कस किया था वो आपको मिल गया। और बाकी ये कास्ट उसी सूडोकोड से ली जा रही हैं जो हमने पिछली स्लाइड पे जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इंसर्शन सॉर्ट समरी जो है इसकी, गुड रनिंग टाइम फॉर ऑलमोस्ट सॉर्टेड, यानी कि अगर ज्यादातर एलिमेंट जो है सॉर्टेड इसमें पड़े हों, जैसे इस तरह 1 2 4 3 हो। अब इसमें देखें ये 2 जो है ऑलरेडी सॉर्टेड पड़े हुए हैं और सिर्फ ये दोनों सॉर्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिर्फ थीटा n आपकी कम्प्लेक्सिटी रहेगी। दिस वन इज एडवांटेज। और रनिंग टाइम ये कब आएगा, ये आएगा जब आपके पास रिवर्स ऑर्डर में हो एरे, रिवर्स ऑर्डर हो। फॉर एग्जांपल आप 5 4 3 2 1 को आप लोग 1 2 3 4 5 करना चाहते हैं, तो आपके पास थीटा n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपको सारे कंपैरिजन करने पड़ जाएंगे। और जो एवरेज केस होगा मिक्स डेटा के लिए, जैसे हमने ये केस लिया, मसलन 1 इधर 4 कर दें, इधर 3 कर दें, इधर 1 कर दें, इधर 2 कर दें, इधर 5 कर दें, तो इस केस को आप लें तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है n स्क्वायर ओवर 2 जो है वो आप लोगों को परफॉर्म करने पड़ेंगे, या एवरेज केस का। ठीक हो गया, ये इसकी समरी थी। एंड अबाउट समरी ऑफ आवर होल लेक्चर इज कि आप जब भी कोई सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि 4 फैक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है वो एक इट इज अ प्रोसेस टू अरेंज योर एलिमेंट्स या वैल्यूज इन स्पेसिफिक ऑर्डर, आइदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब हम कोई सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस करते हैं तो हमें उसके इनपुट साइज के मुताबिक कुछ टर्म्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट वन, इंटरनल सॉर्ट और एक्सटर्नल सॉर्ट। क्या आपकी सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अब कैसे डिसाइड करोगे, अगर आपके इनपुट साइज के मुताबिक, यानी सॉर्टिंग टेक्निक जो है जो इतना इनपुट साइज ले रही है, अगर वो मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर ही उसके सॉर्टिंग मैकेनिज्म अप्लाई किया जा रहा है तो ये इंटरनल सॉर्ट होगी। अगर आपकी सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो VM दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ VM, वर्चुअल मेमोरी जो है पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क जो होती है, अगर उसको यूज कर रही है तो इसका मतलब है वो एक्सटर्नल होगी। और अगर आप अपने सॉर्टिंग टेक्निक को एक स्पेसिफिक साइज दे दें, स्पेस दे दें, फॉर एग्जांपल एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो उसको सॉर्ट डेटा को सॉर्ट करने के लिए 1 KB डेटा वो चाहिए स्पेस, और 1 किलोबाइट के अंदर ही वो अपने तमाम एलिमेंट, चाहे वो 10 एलिमेंट हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, और उसी 1 KB के अंदर उसको मैनेज कर ले,
तो वो आपकी सॉर्टिंग टेक्निक कहलाती है इन प्लेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था कि व्हाट इज स्टेबिलिटी, कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो स्टेबल होगी और कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो अनस्टेबल होगी। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ योर रिकॉर्ड्स, योर डेटा। अगर आप सॉर्टिंग के बाद आप अपने डेटा को व्यू करते हैं और उसका ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो लॉस हो जाता है तो इट विल बी अनस्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक, और अगर आपका ओरिजिनल ऑर्डर मेंटेन रहता है देन इट विल बी स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में ये होता है कि आप लोगों को n-1 फेजेस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और इसकी जो रियल एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे आप लोग कार्ड प्ले करते हैं और कार्ड को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो ये सॉर्टिंग टेक्निक जो है ये उसकी आप रिफ्लेक्ट करती है उस गेम को, कार्ड्स की। और इसके लिए आप लोगों को नेस्टेड लूप परफॉर्म करनी पड़ती है। जो आउट एक्सटर्नल लूप होती है वो आपके पास किस चीज़ को प्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ फेजेस को, और फिर हर फेजेस में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और वो कंपैरिजन के लिए आप लोग जो है इंटरनल लूप को जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हो। एंड दिस वाज द एंड ऑफ, inshallah in next lecture we will discuss about bubble sort and selection sort. And this was the end of our today lecture, and inshallah see you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.